क्लास 10th के सभी बच्चे जो क्लास में बैठे हैं या चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को आज बायोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूं और क्लास में समय देने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं। तो आज की क्लास थोड़ा सा चेंज करके हम आए हैं। मैथ की क्लास आप लोगों ने देखा, फिजिक्स की क्लास भी देखे, केमिस्ट्री की क्लास देखा। आज कुछ बच्चों की डिमांड था कि सर बायोलॉजी क्लास एकदम बंद कर दिए है, तो आइए आप लोग को हम बायोलॉजी का ही टॉपिक लेकर के जा रहे हैं। तो चलिए सभी विद्यार्थी, बायोलॉजी की क्लास में आज की जो टॉपिक होगा ब्लड होगा, यानी जिसको आप लोग रक्त कहते हैं या रुधिर कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई पूछता है कि ब्लड क्या है और ये ब्लड जीवों के शरीर के लिए क्यों जरूरी है, इसके बगैर मतलब मनुष्य या जंतु क्यों नहीं बच पाते हैं। आज सुन रहे हो पूरे देश में करा के ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो फिर इस ऑक्सीजन की जरूरत किसको हमारे शरीर में पड़ जाता है। इन सारी बातों से बारी बारी से हम मतलब एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल सभी बच्चे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, हकीकत में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये ब्लड, जिसको आप लोग मगही भाषा में खून कहते हैं और किताबी भाषा में रक्त या रुधिर कहते हैं। आप लोगों की जानकारी होगा कि मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार की ऊतक होती है। कितने होते हैं जी? 5 प्रकार की ऊतक होता है। और 5 प्रकार की ऊतक में जो पहला ऊतक आप लोग कहते हैं वो उपकला होता है या एपिथेलियमी ऊतक होता है। पहला क्या होता है? उपकला या एपिथेलियमी ऊतक। दूसरा जो ऊतक होता है वो होता है संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक। तीसरा जो ऊतक होते हैं वो आपका पेशी ऊतक होता है। क्या होते हैं? पेशी ऊतक। याद करेंगे या फिर नोट करते जाएंगे आप लोग। ये सब चूंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, इसलिए उसकी ज्यादा चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। तो फिलहाल प्रयोग से अगर कोई पूछता है कि ऊतक कितने प्रकार के, खास करके कहता है कि जंतु ऊतक कोई बोलता है, ठीक है, जिसको एनिमल टिश्यू कहा जाता है। तो एनिमल टिश्यू में आपका 5 आता है, जिसमें सबसे पहला हमने बोला, नोट कीजिएगा, उपकला या एपिथेलियमी ऊतक होता है। दूसरा जो नोट करेंगे वह होता है संयोजी ऊतक। कौन ऊतक होता है? संयोजी ऊतक। समझ रहे हो? तीसरा जो ऊतक आपका होता है वह होता है पेशी ऊतक। कौन ऊतक है? पेशी ऊतक। चौथा जो ऊतक होता है उसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका ऊतक। कौन ऊतक होता है? तंत्रिका ऊतक। और 5वां जो ऊतक होता है इसी को हम लोग कहते हैं जनन ऊतक या प्रजनन ऊतक कहते हैं। क्लियर? जंतु ऊतक अगर पूछते हैं आपसे या मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, अब बेहिचक बता दोगे सब? पहला बोला कि देखिए उपकला या एपिथेलियमी ऊतक। दूसरा बोलेंगे आप लोग संयोजी ऊतक। तीसरा बोलेंगे देखिए पेशी ऊतक। चौथा हो जाता है तंत्रिका ऊतक और 5वां हो जाता है जनन या प्रजनन ऊतक। क्लियर? अब देखेंगे, हम लोग कहते हैं कि रुधिर जो होता है यानी ब्लड, ये कहते हैं कि एक प्रकार का देखा यह संयोजी ऊतक होता है। कौन ऊतक है? संयोजी ऊतक बोलते हैं। अब कोई आदमी बोलता है कि संयोजी ऊतक किसको कहते हैं हम जी? तो बताओ, बोलते हैं जरा सुनिएगा कि जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले वैसे ऊतक, फिर से, जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले वैसे ऊतक जो 2 ऊतकों को या 2 अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। संयोजी का मतलब है जोड़ना। तब 2 ऊतकों को जोड़ने का काम करता है या 2 अंगों को जोड़ने का काम करता है, या फिर जंतुओं के शरीर में एक अंग से दूसरे अंगों के बीच में संबंध कायम करता है, उसी का नाम होता है संयोजी ऊतक। क्लियर है? अब देखा जाए तो संयोजी ऊतक का जैसे एग्जाम्पल में आ जाएंगे।
जैसे कि देखिए ऐसे विद्यार्थी, अब आपके अंगुली है, अब ये अंगुलियां है तो बताओ इधर से भी हड्डी है, इधर भी हड्डी है, अब बीच में देखो ऐसे मुड़ जा रहा है। क्या मतलब कि यहाँ पर दोनों जो हड्डी है, बताओ यहाँ पर बीच में कोई जोड़ने वाला है कि नहीं है? नहीं। जैसे कि आप ना देखिए कलाई को देखिए, इधर से भी बताइए हड्डी है, इधर भी हड्डी है, और यहाँ पर देखिए इस तरह से बताओ पेंच लगा गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जरूर है ऐसा कोई ऊतक है जो दोनों कंकाल यानी दोनों हड्डियों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये होना पड़ा कर देखा जाए, बताइए इधर से हड्डी है, नीचे की भी हड्डी है, और बीच में देखिए यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया है। इसका मतलब दोनों कंकाल को जोड़ने का काम कर दिया, दो ऊतकों को जोड़ने का काम करता है, या फिर शरीर के एक भाग से दूसरे भाग के बीच में संबंध स्थापित करता है। ए संयोजी ऊतक जो कहते हैं, ए संयोजी ऊतक भी 3 प्रकार का होता है, याद रखेंगे सब लड़के। अगर कोई पूछता है कनेक्टिव टिश्यू यानी जो होता है संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक हो जाता है 3 प्रकार के, याद रखें सब लड़के। पहला होता है देखिए एरियोलर ऊतक बोलते हैं, दूसरा जो होता है वास्तविक ऊतक बोलते हो, वास्तविक ऊतक किसे कहते हैं लोग? एरियोलर यानी। अब दूसरा देखिए होता है तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। पहला बोलते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक। देखिए बायोलॉजी क्लास में ये कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा सा हट करके इसलिए मानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी चीज को हम लोग प्रयोग करके अलग अलग बोर्ड पर देख देते हैं, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसी टॉपिक है कि इसके लिए प्रैक्टिकल जो होता है बहुत जरूरी होता है। लेकिन चूंकि अभी आप लोग 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, इसलिए उतना प्रैक्टिकल की भी जरूरत नहीं है। हम लोग थ्योरी मजबूत करते हैं और थ्योरी से ही हम लोग फुल मार्क्स ले आते हैं। तो यहाँ पर संयोजी ऊतक कहता है, तो संयोजी ऊतक में अगर पहला बोलते हैं तो कहिएगा कि वास्तविक ऊतक होता है। दूसरा जो ऊतक होता है देखिए तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है कंकाल ऊतक होता है, और ऊतक होता है कंकाल ऊतक। एक मतलब है कि देखिए संयोजी ऊतक हो गया 3 तरह का, तो 3 तरह में पहला बोल दिया कि वास्तविक यानी कि संयोजी ऊतक हो गया, तब वास्तविक संयोजी ऊतक आपने बोल दिया। दूसरा जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है, और जो होता है जी तरल संयोजी ऊतक होता है। अब तीसरा जो होता है एक कंकाल होता है, जिसको आप लोग जान ही रहे कंकाल के बारे में कि शरीर पर से अगर मांस को हटा दिया जाए तो पूरा कंकाल हो जाता है, नहीं जी। तो इसका मतलब कि संयोजी ऊतक देखिए 3 तरह का होता है, बट हमारा टॉपिक है ब्लड। कौन सी है? ब्लड। इसलिए अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज ब्लड, यानी ब्लड क्या होता है, तो उसको एक लाइन में जवाब देना चाहते हो तो बोलेगा कि रक्त एक प्रकार की तरल संयोजी ऊतक होता है। तो कि तरल संयोजी ऊतक में भी आता है 2, याद करना। आपके शरीर में या जंतुओं के शरीर में आपका संयोजी ऊतक में जो तरल संयोजी ऊतक आता है, तो तरल संयोजी ऊतक जो होता है 2 तरह का, याद रखिए। तो एक होता है ब्लड जिसको रुधिर कहा, और दूसरा होता है लसिका जिसको लिम्फ कहते हैं। तो तुम्हारे शरीर में 2 तरह का द्रव होता है, एक होता है ब्लड और दूसरा लिम्फ यानी रुधिर और लसिका। तो एक जो 2 होता है वो द्रव की अवस्था में आपके शरीर में पाया जाता है। क्लियर है? तो पहले देखिए कोई बात को समझो तो उसको बेसिकली समझो, कहानी पूरा उसके स्टोरी टाइप के बना दी जाए तो फिर बायोलॉजी समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप देखिएगा जो रुधिर कहते हो या ब्लड कहते हो, तब ब्लड के जो होता है 2 भाग होता है, 2 कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट जो होता है तरल अवस्था में है, याद करिए। तो ये जो होता है देखिए एक तरल भाग हो गया, तरल भाग समझते हो ना, जिसमें बहने की प्रवृत्ति है। और दूसरा कंपोनेंट होता है देखिए ठोस भाग होता है। एक तरल भाग है और दूसरा ठोस भाग है, दिमाग में रखिएगा। यानी रुधिर के 2 भाग, तो 2 भाग में वो तरल भाग है वो ठोस भाग। तो तरल जो भाग होता है जो बहते हैं, जिसके कारण ब्लड बहता है, उस तरल भाग को ही प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, जिसको हिंदी में रक्तवारी कहते हैं या किसी को आधात्री कहते हैं। क्लियर है? अब देखा जाए ये जो दूसरा जो कहता है कि ठोस भाग है, रक्त का दूसरा भाग ठोस है, तब उसी को सॉलिड कंपोनेंट बोलते हो।
अब सॉलिड कंपोनेंट में समझिए, मान लेते हैं कि चला जाए किसी आदमी के शरीर से अगर हम 100 मिलीलीटर अगर ब्लड निकालते हैं, समझिए, तो 100 मिलीलीटर अगर ब्लड किसी से निकालते हो शरीर में से, तो समझिए कि इसमें 55 मिलीलीटर जो होता है वो आपका तरल भाग होता है। बाकी जो बच गया आपका हो जाता है 45% जो होता है, या 45 मिलीलीटर कहिए या फिर 45% कह सकते हो, ठीक है। इसका देखा जाए 55% कहेंगे, क्योंकि 100 लेने का मतलब प्रतिशत में चल रहे हैं, तो प्रतिशत में 55% देखिए इसका तरल भाग है। अब 45% जो होता है ये ठोस भाग होता है। क्लियर? देखा जाए पहले ब्लड का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, कोई आदमी पूछेगा कि रुधिर का संरचना जरा बताओ, कैसे कैसे बनता है ब्लड, तो ये ब्लड की बात बताइएगा। फिर प्लाज्मा जो देख रहा है तुम लोग, ये प्लाज्मा भी देखिए दो भाग में बढ़ जाता है, याद करिएगा। तो सबसे पहले याद करिएगा कि जितना प्लाज्मा है माने तरल भाग, तो तरल भाग जो कहते हो, इस तरल भाग का यानी 92% जो होता है इसमें जल रहता है। क्लियर है? प्लाज्मा का, प्लाज्मा जितना ब्लड में है उस पूरे प्लाज्मा का यानी 92% जो होता है वो समझिए कि इसमें जल होता है। क्या होता है? जल। बाकी बच गया 8%, तो 8% जो होता है समझिए इसमें जो होता है विलेय कण होता है। कौन होता है? विलेय कण। तब विलेय कण ये होता है तुम्हारा 8%। मतलब विलेय का मतलब क्या चीज हो गया? तो समझिए कि बहुत सारे ऐसे भी तुम्हारे ब्लड में कण है जो जल में घुलनशील होता है। जैसे कि सोचो प्रोटीन का कण है, जैसे ऑक्सीजन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बस समझिएगा, तो ये सब जल में विलय होते हैं। हार्मोन्स होता है वो भी भूल जाता है। इसी प्रकार से कुछ और भी मान लीजिए जैसे भोजन के पाचन के बाद ग्लूकोज होता है, वह ग्लूकोज भी देखिए जल में भूल जाता है। तो ऐसे ऐसे 8% जो भाग होता है वह जल में घुला होता है। तो टोटल यानी 100% का 55% हो गया प्लाज्मा। अब 55% में जितना भी आपका प्लाज्मा तरल भाग हुआ उसका 92% जो होता है उसमें जल हो जाता है, और इसमें 8% जो होता है आपका जल में घुलने वाले जो कण होते हैं। जैसे कहा कि नमक, अब नमक पानी में घुल गया, चीनी पानी में घुल गया, तो पानी में जो घुल गया तो समझो डायरेक्ट ब्लड में चल गया, और ब्लड में चल गया वही 8% गिनती यहाँ पर हो जाती है कि प्लाज्मा के साथ 8% इसमें घुलनशील पदार्थ भी शामिल होते हैं। आइए तब उसका जरा सॉलिड भाग की चर्चा हम लोग करें। तो जो सॉलिड भाग होता है इसमें देखा जाए आपका 3 भाग आ जाता है, याद करेंगे सभी लड़के। इसमें पहला जो हो जाता है वह तुम्हारा हो जाता है आरबीसी हो जाता है। क्या हो जाता है? आरबीसी। उसके बाद देखा जाए दूसरा भाग हो जाता है डब्ल्यूबीसी होता है। क्या हो जाते हैं? डब्ल्यूबीसी। और तीसरा जो भाग होता है वह हो जाता है प्लेटलेटस। याद करेंगे, यानी प्लेटलेटस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में पट्टिकानु कहते हैं। याद रखिए। अब यहाँ ठोस भाग जो 45% ब्लड में था इसमें देखा 3 भाग आ गया। इसमें सबसे ज्यादा समझिए आरबीसी होता है। याद रखेंगे, एक कण की बात करता है कब? कण में 45% भाग में अगर सबसे ज्यादा होता है तो आरबीसी होता है, जिसको हम कहते हैं लाल रक्त कण। क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ से कहते हैं कि लाल हो गया और रक्त बोलते हैं, और यहाँ से कण बोलते हैं, या कणिका कहते हो, या केशिका कहते हो, या कोशिका कहते हो। तो लाल रक्त कोशिका ये समझिएगा सभी लड़के, ये आखिर शरीर में हमारे कहाँ पर बनता है और कहाँ पर नष्ट होता है। यानी कि समझिए कि आपका ब्लड में जब कण की बात कोई पूछता है तो याद करें, बोलते हैं एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर होता है और उसके मनुष्य के शरीर से
अगर उसमें से 100 मिलीलीटर अगर ब्लड निकालोगे तो उसमें कम से कम 13 से 15 मिलीग्राम आपका जो समझिए कि आरबीसी होता है। आरबीसी यानी लाल रक्त जो कण है, एक कण ऐसे रियली में रंगहीन है, बट इसका जो रंगीन दिखाई पड़ने का मेन कारण है, इसमें आयरन का एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और उसी हीमोग्लोबिन की वजह से इस कण का जो रंग होता है वह लाल दिखाई पड़ता है। आरबीसी जो कण होता है, इसकी आकृति याद करेंगे कि आपका उत्तल लेंस जो पढ़ाते हैं, उत्तल लेंस का जैसा आकार होता है उसी तरह से आरबीसी कण का भी आकार होता है। कभी कभी तो गोल भी देखा गया, कभी कभी तस्तरी के आकार के भी देखा गया है। तो माने इसका एक निश्चित आकृति होती है। अब ये जो कण होता है, इस कण में हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है और उसी वर्णक में लटपटाल रहता है। इसी कारण जो है ये आपको लाल दिखाई पड़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सोचिए, आप लोग सभी बच्चे चावल के कण को देखे हैं, और चावल के कण के बताओ कोई रंग होता है, लेकिन चावल के कण को अगर पंडित जी को दे दिया जाए और जब हल्दी में देते और रगड़ देते हैं, तब बताओ चावल का रंग कैसा हो गया? पीला। तो क्या तुमसे कोई आदमी पूछेगा कि चावल का रंग पीला होता है जी, तो पीला कहोगे? नहीं। वो तो जब तक उस पर हल्दी है तब तक वो पीला है, हल्दी जैसी खत्म हो गया वैसे फिर रंगीन है। आरबीसी के साथ यही कहानी है। आरबीसी का भी अपना कोई रंग नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन उस पर लटपटाल है ऊपर से, जिसके वजह से दिखाई पड़ रहा हमको लाल। देखा जाए कि आरबीसी जो कण होता है, 1 मिलीलीटर भी अगर वो ब्लड है तो समझिए उसमें कम से कम 4 से 5 मिलियन एक कण आपका पाया जाता है। उसमें कल पूछ जाता आपने किस में कि 100 मिलीलीटर में यानी कि आरबीसी कणों की संख्या होती है तो 13 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम याद रखिए, और वही है 1 मिलीलीटर में आरबीसी कणों की संख्या बताइए तो कहते हैं कि 4 से 5 मिलियन तक होता है। बात सुन रहे हो? इतना ज्यादा कण आरबीसी होता है तुम्हारे ब्लड में। एक आरबीसी में जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, वही हीमोग्लोबिन की वजह से देखता हमारे शरीर में श्वसन का क्रिया होता है। जब श्वास लेकर के जाते हो लेकर के फेफड़ा में हवा को, तो फेफड़ा के बाद जो है आगे जो बताओ ऑक्सीजन बढ़ने का काम है वह हीमोग्लोबिन का है। कारण कि हीमोग्लोबिन जैसे ही आपका वायु फेफड़ा के एल्वुलाई में आता है, वह हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल करके वह ब्लड के द्वारा शरीर में जितनी कोशिकाएं होती है वह सभी कोशिकाओं तक चली जाती है, और कोशिकाओं तक पहुंच करके ऑक्सीजन को वहां पर छोड़ देती है, और कोशिका के भीतर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको फिर हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है, उसे संयोग कर लेता है और बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना करके फिर देखिए उसको फेफड़ा तक ले आता है, जहां से फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चलाता है। तो ये जो आरबीसी जो कहते हो, ये समझिए तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी चीज है, खास करके जीने के लिए। अगर बताओ आरबीसी नहीं रहे, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, तो आप में श्वसन की क्रिया तुरंत रुक जाएगा और तुरंत आदमी मर जाएगा। जैसे कि आप हमारे देश में सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन की दिक्कत है, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन वगैरह आदमी नहीं जिंदा रह सकता है, और इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में घुमाने का काम हीमोग्लोबिन का होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी के साथ में रहता है। ये जो आरबीसी जो होता है कण होता है, ये देखिए मनुष्य के शरीर में कहाँ बनता है, आप लीजिए बताइए लड़के, आप लोग मांस खाते हैं, तो मांस खाता होगा तब मांस में देखिए हड्डी जो होती है, हड्डी के बीच में छेद होता है, क्लियर है? तो हड्डी में देखिए भीतर में नली जैसा रहता है, वो नली के भीतर में मांस होता है, गुद्दा होता है, उसी को लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा के अंदर ही आरबीसी का निर्माण होता है। ये आरबीसी का जब निर्माण होता है, जिस दिन निर्माण हुआ उस दिन से 120वां दिन तक वो जिंदा रहेगा।
120वां दिन जैसे पूरा हो गया, वह आरबीसी चला जाएगा तुम्हारे लीवर में, चला जाएगा प्लीहा में और वहां जाके फट जाएगा, नष्ट हो गया। तब हीमोग्लोबिन का लाइफ जो होता है 120 दिन का होता है। 120 दिन में समझिए वो अंतिम प्रक्रिया पर पहुंच गई, वो फट गया। ऐसी क्रिया का नाम होता है हीमोलाइसिस। क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस को पूछेगा तो आप यही बोलना हीमोग्लोबिन का नष्ट होना, आरबीसी का नष्ट होने की क्रिया का नाम होता है हीमोलाइसिस। तो ये समझिए आरबीसी या हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, आप लोग समझ लिया होगा। अगर हीमोग्लोबिन आरबीसी नहीं रहता तो हमारे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता। कोशिकाओं तक ले जाने में यही आपका श्रेय है आरबीसी का यानी हीमोग्लोबिन का। देखा जाए ये डब्ल्यूबीसी कहते हो, जिसको कहते हैं हम लोग देखा जाए यानी श्वेत बोलते हैं, यानी श्वेत रक्त यानी कण बोलते हैं। याद रखिए सब लड़के। अब श्वेत रक्त कण या कोशिका, तो श्वेत रक्त कोशिका जो कहते हैं ये भी दो तरह का कोशिका होता है। एक कणिका युक्त कोशिका होता है, वो अकणिका युक्त कोशिका जिसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। अब एक ग्रेनुलोसाइट याद रखिए। डब्ल्यूबीसी जो हो गया ये हो गया दो तरह के, एक कणिका युक्त कोशिका और दूसरा अकणिका युक्त कोशिका। मतलब वैसे डब्ल्यूबीसी जिनकी कोशिकाओं में कण दिखाई पड़ता है, कोशिका के कोशिका द्रव में अगर कण दिखाई पड़ता है तो उसी को ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट। याद रखेगा, तो कुछ जगह ग्रेनुलोसाइट किसको कहते हैं तो बोलेंगे कि वैसे डब्ल्यूबीसी जिनकी कोशिका के कोशिका द्रव में कण पाया जाता है या कण दिखाई पड़ता है तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। बट वैसे डब्ल्यूबीसी जिनकी कोशिका के कोशिका द्रव में कण दिखाई नहीं पड़ता है उसी को एक ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। क्लियर है? इसका मतलब है कि डब्ल्यूबीसी में दो तरह की बात आती है, एक कणिका युक्त हो जाता है और दूसरा अकणिका युक्त हो जाता है। आप समझिए आरबीसी की अपेक्षा याद करिए डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होता है। प्रति मिलीलीटर अगर चलते हो तो 5000 से 8000 की संख्या में डब्ल्यूबीसी रहता है, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी तुम्हारे शरीर के लिए एक समझो कि रक्षक है। शरीर के भीतर में घुसने वाला हानिकारक पदार्थ, रोगाणु, बैक्टीरिया जो भी घुसता है क्या करते हैं कि डब्ल्यूबीसी उसको भक्षण कर जाता है, उसको नष्ट कर देता है। ऐसी क्रिया का नाम फैगोसाइटोसिस होता है। याद करिए, शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले हानिकारक पदार्थों, जीवाणुओं या रोगाणुओं को भक्षण करने की क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। अब याद करिएगा कुछ डब्ल्यूबीसी क्या करता है, कुछ डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, जैसे आजकल कह रहा कोरोना की स्थिति में गुजर रहे हैं लोग। अब कोरोना तो मानते हैं सब आदमी के शरीर में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उस कोरोना का मुकाबला हम कैसे करते हैं या हमारा डब्ल्यूबीसी कैसे मुकाबला करता है। तो कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसा होता है कि जैसे कोरोना वायरस शरीर के अंदर में गया वह डब्ल्यूबीसी क्या करता है कि डब्ल्यूबीसी से एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होने लगता है। अब वो पदार्थ जो स्रावित होता है उसी को एंटीबॉडी कहते हैं। अब वो एंटीबॉडी क्या करता है कि तुम्हारा डब्ल्यूबीसी को रक्षा करने का काम करता है, माने कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करता है। तो इसी को इम्यूनोसाइट्स कहते हैं। इसलिए देखता है होता है कि जिसका इम्यूनिटी पावर ज्यादा होता है तो कोरोना को हरा देता है, जिसका इम्यूनिटी पावर कमजोर पड़ गया उस समय खुद हार जाता है। इसका मतलब कि आपके पास इम्यूनोसाइट्स है, एक होता है मोनोसाइट्स, एक होता है लिम्फोसाइट्स। तो इसका मतलब है कि बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध कार्य करने के लिए वो एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित करता है, उसी को हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी कहते हैं या रक्षित अणु कहते हैं। तो ये समझिए कि रोग से अगर तुमको रक्षा करना है
तो वो रक्षा करने का काम तुम्हारा WBC करता है। इन्फेक्शन से बचना है, संक्रमण से बचना है, माने रोग से बचना है, बैक्टीरिया वायरस से बचना है, तो ये बचाने का जो काम करेगा वो WBC करेगा। इसलिए WBC की ताकत को बढ़ाता है वैक्सीन, जो आज पूरे वर्ल्ड में करा कोरोना का वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लीजिए। तो वैक्सीन करता है क्या? वही वैक्सीन यही करता है कि तुम्हारे WBC के इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, ताकि कोरोना के विरुद्ध में कार्य कर सके और कोरोना को हरा सके। ये काम हमारा WBC का है। तीसरा जो होता है, देखिए प्लेटलेट्स होता है, जिसको पटिकाणु कहते हैं। तो समझना, अभी हम बता रहे थे कि RBC जो फटने का काम होता है, ये अस्थिमज्जन होता है। अब जहां पर देखिए RBC फटता है, नष्ट होता है, तो छोटे छोटे टुकड़ा कण बन जाता है, और उन्हीं कणों के मिलने से एक विशेष प्रकार का कण बनता है, उसी को प्लेटलेट्स कहते हैं। और ये प्लेटलेट्स का काम क्या है कि तुम्हारे ब्लड को थक्का में बदलने का काम करता है। देखता है कहीं पर कट जाता है, ब्लड जब बाहर निकलता है तो देखता है ब्लड जैसी हवा का संपर्क में आता है वह जम जाता है। तो ये जमने में जो मदद किया आपको, ये प्लेटलेट्स किया। अगर ब्लड में जमने की क्षमता नहीं होता तो ये बहता हुआ ब्लड कभी बंद नहीं होता। ब्लड बहते हुए ब्लड बंद हो गया, इसके पीछे मेन कारण है प्लेटलेट्स। लेकिन अगर किसी आदमी को दिखता है अगर रोग हो जाते हैं और रोग के कारण प्लेटलेट्स अगर खराब हो गया तो समझे कट जाने पर वो कभी बंद नहीं सुख होगा। इसलिए देता है किसी रोगी को ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर उसका प्लेटलेट्स चेक करता है। ऐसा तो नहीं है कि ब्लड से हम छील दिया अब ब्लड बंदे नहीं हो तो बचेगा, बताओ आदमी मर जाएगा। इसलिए डॉक्टर जो होता है पहले उसका प्लेटलेट्स नोट कर लेता है कि सही स्थिति में है कि नहीं है, क्या थक्का जमाएगा कि नहीं जमाएगा। ये सारा बात देखने के बाद तब जाकर के रोगी का ऑपरेशन करता है। तो ये आज की क्लास में तुम लोग को ये ब्लड के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताए, लेकिन ब्लड का फंक्शन और क्या है, ये हमारे शरीर में क्या करता है। क्योंकि एक क्लास तुम लोग के जरूरी हम इसलिए समझ रहे थे कि चैप्टर में भी आपका है, ये टॉपिक आपका ट्रांसपोर्टेशन में है, परिवहन चैप्टर का एक टॉपिक है। और आज के कोरोना की कहानी जो चल रहा है जिसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात चल रही है, तो आप लोग को मैं चाहता था कि जानकारी दे दें ताकि आप लोग इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सके। तो आज इतना ही क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।